हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका व्हाट वेंट रॉन्ग के एपिसोड नंबर 10 में। और आज हम बात करेंगे एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटुमेनिया के ऊपर। और आज मेरे साथ बाकी बड़े क्रिएटर्स भी हैं जैसे कॉमिक वर्स, कैप्टन B2, हॉन्टिंग ट्यूब और कई सारे जो अपने ओपिनियंस शेयर करेंगे। अब इस मूवी को लेकर मामला फंस चुका है। इसे स्कोर काफी लो मिले हैं और क्रिटिक्स को मूवी पसंद नहीं आई है, बट ऑडियंस स्कोर में बड़ा ही स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। वहीं इस बार काफी क्रिएटर्स भी लपेटे में आ गए हैं, जहां खुद मुझसे लेके बाकी क्रिएटर्स भी जिन्होंने मूवी के प्रति ओके सा फीडबैक दिया तो ऑडियंस उन पे ही बरस पड़े। तो आज आओ बात करेंगे इस पे विस्तार से एंड पॉइंट आउट करेंगे उन चीजों को जो पता नहीं लोग MCU प्रेम में इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मूवी के राइटिंग से। ये मूवी इतनी बुरी तरह रिटन है, इतनी ज्यादा बुरी तरह कि मैं क्या ही कहूँ। इस मूवी के स्क्रिप्ट में मल्टीपल सब प्लॉट्स बन रखे थे जिन्हें बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लोर्ड छोड़ दिया गया। वहीं इस मूवी में कई सीन्स के बीच कोई कनेक्शन और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा था। वहीं कई सीन्स के पीछे तो लगता है रीजन सोचा ही नहीं गया था लिखने से पहले। ऊपर से ये मूवी इनकंसिस्टेंसीज से भरी हुई थी। मेन कैरेक्टर फोकस में रहा भी नहीं मूवी के अंदर थर्ड एक्ट में। वहीं कुछ कैरेक्टर के कई एस्पेक्ट्स भूल ही गए, क्या समझ ही नहीं आया। अब ये सारी चीजें क्या है आओ बताता हूं। नंबर 2, सब प्लॉट्स। इस मूवी में 2 सब प्लॉट्स ऐसे थे जिन्हें और एक्सप्लोर करने की जरूरत थी। पहला सब प्लॉट रहा क्वांटम रेल्म के विद्रोह का। जैनेट ने बताया था कि क्वांटम रेल्म एक यूनिवर्स है जहां मल्टीपल वर्ल्ड्स हैं। अब हर उन दुनिया पर जब कैंग ने तबाही मचाई होगी तो रिएक्शनरी फोर्सेस या विद्रोही बने ही होंगे और उनमें से कुछ गिरोह को हमने देखा भी। बट अब क्या था ये विद्रोह, किस फेजेस से वो रेवोल्यूशन गुजरा, विद्रोही लोग कितने तरह से आहत हुए थे, विद्रोह का ब्रेकिंग पॉइंट क्या था, मल्टीफेसेटेड रीजंस क्या थे विद्रोह का, उसका इमीडिएट कॉज क्या था, ये कुछ भी कवर नहीं किया गया। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस विद्रोह के सब प्लॉट को कवर ना करने की वजह से जो विद्रोही सब थे जो फाइनल एक्ट में लड़ने भी आए उनसे कोई कनेक्शन हमें फील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हम उन्हें जानते ही कहां थे यार कि उनसे कनेक्टेड फील हो। वहीं अगर हम उनके पास्ट को, उनके विद्रोह को, उनके स्ट्रगल को देखे होते तब हमें समझ में आता, तब हमें उस फाइनल फाइट का इंपैक्ट फील होता। तो इस सब प्लॉट पे ये मूवी पिट गई। दूसरी सब प्लॉट है जैनेट वैन डाइन का। जैनेट का पास्ट खुद में एक सब प्लॉट है इस मूवी में। अब जैनेट के पास्ट को थोड़ा बहुत बताया गया बट वो भी जस्टिफाइड नहीं लगा। जैनेट जब क्राइलार से मिली वो उसे पास्ट के एक एलाई के तौर पर इंट्रोड्यूस की थी। फिर हमें पता चला कि क्राइलार अब लॉर्ड बन चुका है जो जैनेट को कैंग के लिए ले जाने आया था। वहीं क्राइलार भी जैनेट से नाराजगी जाहिर किया था ये कहते हुए कि तुम उसके साथ चली गई थी जैनेट। अब जैनेट और कैंग की दुश्मनी स्टार्ट हुई थी, वो लोगों से कैसे मिली, क्राइलार के क्या इंटेंशन और मोटिवेशन थे उस विद्रोह में, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि जैनेट के जाने के बाद क्राइलार और उसके लोग बुरी तरह हार गए होंगे। तो जिन लोगों को लगता है कि जैनेट का कैरेक्टर वेल रिटन था तो मैं कहूंगा ना जी, जैनेट को बस वो एज प्लॉट डिवाइस यूज किए, बस उतना ही जितना से वो कैंग को इंट्रोड्यूस कर सके। जैनेट किसी भी एंगल से वेल रिटन नहीं थी, क्योंकि क्राइलार के बातों से लगा कि जैनेट एक प्राइम लीडर रही होगी वहां के विद्रोह का। तो क्या लीडर रही, कैसी लीडर रही, कितने फ्रंट्स पे उसने कैंग से जंग लड़ी, कुछ पता नहीं। MCU ने हमें झुनझुना पकड़ा दिया कि जैनेट तुम्हें बता देगी बच्चों। अगला पॉइंट है शिफ्टिंग ऑफ फोकस फ्रॉम स्कॉटलैंड। अब ये मूवी एंटमैन की कहीं से नहीं थी। मूवी के पूरे फर्स्ट हाफ में स्कॉट का क्या यूजेज रहा है कोई मुझे ये बता दे। पूरे मूवी में स्कॉट की बस यही यूटिलिटी नजर आई कि तुझे जाके वो पावर कोर चुरा कर लाना है। इस चीज के अलावा कोई बता दे कि स्कॉट इस मूवी में कुछ किया हो, उसकी कोई यूटिलिटी रही हो स्टोरी या प्लॉट में। एक्चुअली वो कुछ किया ही नहीं। ऊपर से मूवी में मल्टीपल इंस्टेंसेस आए थे जहां बिल्डअप अच्छा मिला कि स्कॉट अब कुछ करेगा और क्या करेगा देखना दिलचस्प होगा, बट हर बार उन मौकों पर लाइमलाइट स्कॉट से छीन लिया गया। एक बार जब वो क्रोनोपोलिस में कैंग के फोर्ट के आगे ओवर पावर हो चुका था, वहां लगा था कि अब एक पिता, एक हीरो क्या करेगा। वहां पर ससुरा हैंक पिम आ गया और स्कॉट का फोकस ले लिया गया। जब वो पावर कोर चुराने गया था एंड मोमेंट पे हाथ छूटा, वहां पे भी लगा कि स्कॉट क्या करेगा देखते हैं, क्योंकि देखो स्कॉट एक कमाल का चोर रहा था जो ऑड सर्कमस्टांसेस में भी पहली मूवी में कुछ ऐसा सोच लिया था जो उसके साथी नहीं सोच पाए थे। तो वो क्लासिक स्कॉट वाली वाइब भी खत्म कर दिया गया। कैसे? होप को वहां भेज के कि होप वहां आ गई और स्कॉट सक्सेसफुल हो गया। सो एक और मोमेंट जहां लाइमलाइट स्कॉट से छिन गया। नाउ फाइनल फाइट, विलन जीत रहा है, हीरो हार रहा है। फिर हीरो एक तगड़ा डायलॉग मारता है कि मुझे नहीं जीतना, हम दोनों को हारना है। फिर बिल्डअप मिला, मुझे लगा अब स्कॉट कुछ कमाल का करेगा, वो प्रूफ कर देगा कि क्यों वो एंटमैन है। ससुरा फिर वहां होप आ गए। मतलब अच्छे खासे बिल्डअप वाले मोमेंट्स को इस तरह रूइन किया गया है ना कि क्या ही कहूं। स्कॉट का कैरेक्टर बस बेकार किया गया है इस मूवी में और कुछ नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट, इनकंसिस्टेंसी एंड फेल्ड टू रिप्रेजेंट कैंग एज अ थ्रेट। अब देखो, जॉनथन मेजर्स ने परफॉर्म अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट तुम सबका तो पता नहीं गाइस, बट मुझे कैंग अभी भी उतना बड़ा थ्रेट फील ही नहीं हो रहा। कैंग की स्क्रीन प्रेजेंस और उसकी लीथलनेस उतनी है ही नहीं जितनी होनी चाहिए थी। ऊपर से कैंग की इनकंसिस्टेंसी, जब कैंग अपीयर हुआ था उसके पास कमाल की टेलीकिनेसिस की पावर दी गई थी। वो मोडॉक को, कैसी को, सभी को टेलीकिनेटिकली कंट्रोल कर रहा था। वो टेलीकिनेसिस मूवी के थर्ड और फोर्थ एक्ट में कहां चली गई पता ही नहीं चला। ऐसा लगा जैसे राइटर भूल ही गया ऐड करने के लिए। देखो गाइस, टेलीकिनेसिस बहुत ही खतरनाक पावर होती है, तुम फाइट शुरू होने से पहले ही एंड कर सकते हो। वो कैंग को और सुपर कूल दिखा सकती थी, बट ऐसा लगा कि कैंग टेलीकिनेसिस के बारे में भूल ही गया। वहीं कैंग को रूइन कर गया एक और मोमेंट, जब वॉर छिड़ चुकी थी, जैनेट खुश होती है और कैंग कहता है तुम अब तक नहीं समझी जैनेट। अब ये सुनते ही मुझे लगा अब कैंग अपने स्लीव से एक तुरुप का इक्का खींचेगा और सबको शॉक कर देगा कि क्यों ही इज द अल्टीमेट बिग बैड। और याद हो तो बिल्डअप एकदम परफेक्ट था, एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट के लिए जहां अपने हीरोज के होश उड़ जाते। बट हुआ क्या, कैंग नीचे कूद के खुद लड़ रहा है, वो भी 2 हाथों से प्यू प्यू एनर्जी ब्लास्ट से, जिससे लगने के बाद भी स्कॉट को कुछ नहीं हुआ था। आई मीन कम ऑन मैन, वो कैंग एक एक करके लोगों को मारते रहेगा, उतनी बड़ी फौज को खत्म करने में उसे हफ्तों बीत जाएंगे। क्या ही थ्रेट लेवल फील होगी यार ऐसे। तो कैंग वॉज परफॉर्म्ड वेल बट इट अटरली फेल्ड टू मेक अ हैवी स्क्रीन प्रेजेंस। नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंगलेस सीन्स। अब इस मूवी में कुछ सीन्स ऐसे थे जिन्हें तुम कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। जैसे सीन नंबर 1, कैसी जेंटोरा को छुड़ाने जाती है तो उसे दीवार पर लगे क्वांटम टेक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इवन उस टेक का लैंग्वेज भी अलग था। ठीक उसी के कुछ मिनटों बाद एक सीन में जहां कैंग अपनी सेना के सामने ऐलान कर रहा होता है, कैसी क्या करती है, वो पूरे फोर्ट के मेन फ्रेम को हैक कर लेती है, कैंग के टेलीकास्ट को इंटरप्ट कर देती है और अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट भी कर देती है। आई मीन कुछ भी। कुछ देर पहले इसे ये टेक समझ भी नहीं आ रहा था और कुछ ही मिनट्स में ये इस टेक्नोलॉजी का बाप बन गई, वो भी इस लेवल पे कि कैंग के साइंटिस्ट मेन फ्रेम टेक ओवर भी नहीं कर पाए, वो भी कैंग के वहां होते हुए भी। कोई मतलब है इस सीक्वेंस का। सीन नंबर 2, क्वांटम रेल्म में आने से पहले ना ही हैंक को यह पता था और ना ही कैसी को कि क्वांटम रेल्म में लाइफ है भी या नहीं। फिर वो एक सैटेलाइट बनाती है जिसका वर्किंग प्रिंसिपल वो बताती है एक 2-वे रेडियो का। अब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि 2-वे रेडियो एक ट्रांसीवर डिवाइस होता है जिसमें एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है, जिससे बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। ध्यान देना, बाई डायरेक्शनल, यानी अगर 2-वे रेडियो से सिग्नल भेजोगे तो दूसरे साइड एक रिसीविंग पॉइंट होनी चाहिए जो फिर रिटर्न में डेटा भेजेगा। तो जब हैंक और कैसी को पता ही नहीं था कि क्वांटम रेल्म में लाइफ है या नहीं, क्योंकि जैनेट ने किसी को बताया ही नहीं था, तो ये कैसी किसको सिग्नल भेज रही थी? कोई बताए मुझे, किसे सिग्नल भेजने का सोच रही थी ये लड़की? और क्या ये वहां पे किसी रिसीवर को इंस्टॉल की थी या किसी तरह का डेटा बैंक या कोई सर्वर? कुछ नहीं, एमसीयू ने बस ऐसे ही कुछ भी चिपका दिया। सीन नंबर 3, मूवी के क्लाइमैक्स में जब क्वांटम रेल्म का पोर्टल बंद हो जाता है, कैसी फटाक से कंप्यूटर खोलती है, उसके स्क्रीन पे क्वांटम रेल्म का मैप प्री लोडेड रहता है और वो एग्जैक्टली दोबारा से वहीं पे पोर्टल खोल देती है। आई मीन वाह, कुछ भी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैसी का भेजा सिग्नल उसे कभी वापस नहीं मिला था, क्योंकि मोडॉक ने उन्हें क्वांटम रेल्म में खींच लिया था। चलो मान लिया वो मैप नहीं था, पर फिर भी कैसी को एक पोर्टल एग्जैक्टली वहीं खोलने के लिए प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, तो वो उसे कहां से मिले? एंड जिन्हें याद ना हो तो मैं बता दूं कि क्वांटम रेल्म में कोऑर्डिनेट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये खुद क्वांटम रेल्म में 30 साल रह चुकी जैनेट का ही डायलॉग था, वो भी दूसरी मूवी में। बट चलो यहां भी मैं लिबरल हो जाता हूं मार्वल के प्रेम में। चलो मान लिया कि जिस वे से जैनेट पोर्टल खोली उसी पाथ को बैक ट्रैक करते हुए कैसी ने भी पोर्टल खोल दिया। बट अब याद करो, जैनेट को पोर्टल खोलने के लिए एक मल्टीवर्स शिप के इंजन के पावर कोर की एनर्जी की जरूरत पड़ी थी, यानी ये कितना इमेंस एनर्जी होगा। तो फिर इस बार कैसी दूसरे साइड से कैसे पोर्टल खोल दी? वो कहां से उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को लाई होगी? क्योंकि एक पोर्टल खोलना यानी स्पेस टाइम फैब्रिक में छेद करने जैसा होता है और इसके लिए इतनी ऊर्जा चाहिए जिसका कोई हिसाब ना हो। और याद करो, इसी एमसीयू में पिछली बार जब एक पोर्टल खोलने वाली मशीन बनाई गई थी तो उसे पावर अप करने के लिए एक इन्फिनिटी स्टोन की जरूरत पड़ी थी। और मैं भी कहां दिमाग लगा रहा हूं, जहां पे एक सैटेलाइट कही गई मशीन एक मल्टीवर्सल ब्रिज बन गई, वहां क्या ही लॉजिक ढूंढ रहा हूं मैं।
क्या हुआ, नहीं समझे? कैसी का मशीन एक सैटेलाइट था, ना कि स्पेस टाइम ब्रिज जो पोर्टल्स खोल दे। तो वो वैसे वर्क करा भी कैसे, ये समझ नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट, साइंस एंड डिग्रेडिंग क्वालिटी। अब आप सब ये कह सकते हो कि अबे तू फिक्शन में इतना दिमाग क्यों लगा रहा है? तो मेरे दोस्त एक बात बताऊं, एमसीयू अपने फैंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गया है, ये बात मानो। वो अब जरा भी मेहनत नहीं कर रहे अपने मूवीज में। पहले एमसीयू की ही मूवीज में टेसरैक्ट के फंक्शन को क्वांटम टनलिंग और उसके एनर्जी प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्निक की बात की जाती थी। टोनी एक प्री एग्जिस्टिंग एटम के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ऑल्टर करके एक नया एलिमेंट बनाता था, तो उस प्रोसेस में उसे एटॉमिक न्यूक्लियस को स्टडी करते हुए भी दिखाया जाता था। और ये अब एमसीयू में क्या दिखा रहे हैं? एक हाई स्कूलर लड़की एक टू वे रेडियो जैसे डिवाइस से एक सेपरेट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, जो कि एक लिटरल यूनिवर्स है, उसका मैप बना रही है। आई मीन कुछ तो मेहनत करो यार, 10 मिनट नहीं लगते गूगल पर बैठकर थोड़ा देर ये सर्च करने में कि यूनिवर्स की मैपिंग कैसे की जाती है। जिस जगह का मैप आपको बनाना हो, जब तक वहां का शेप नहीं पता, उसका आकार नहीं पता, उसे क्या ही मैप करोगे? जब तक तुम यूनिवर्स के क्रिटिकल डेंसिटी और एक्चुअल डेंसिटी को रिलेटिवली स्टडी नहीं करते, तुम्हें यूनिवर्स का शेप नहीं मिलेगा। जब तक शेप नहीं मिलेगा, उन्हें तुम सेक्टर्स में बांट नहीं पाओगे। फिर तुम्हें उसके एक ऐसे फैक्टर को पकड़ना पड़ेगा जो उस यूनिवर्स में सबसे पुराना हो। हमारे केस में कॉस्मिक माइक्रोवेव्स को स्टडी किया जाता है। एटलीस्ट एमसीयू इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को ही तो डायलॉग्स के जरिए बता देता। वो भी एक काफी जीनियस मोमेंट होता कैसी के लिए, बट नहीं, ये एक टेलीफोन जैसे डिवाइस से मैप बनवा रहे हैं। क्या हुआ, नहीं समझे? हमारा फोन भी एक टू वे रेडियो ही है भैया। एमसीयू क्वालिटी को इस लेवल पे गिरा चुका है कि अब वो मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो समझ चुके हैं हमें क्या, हम कुछ भी दिखा देंगे, लोग तो डिफेंड कर ही देंगे। अब समझे, मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि ये मूवी इतनी ज्यादा पुअरली रिटर्न है कि मैं क्या ही बोलूं। अब मूवी में और कई दिक्कतें हैं, जैसे कैसी कुछ ज्यादा ही ब्रिलियंट नहीं है। लाइक इसने शूरी को सरपास कर दिया इस मूवी में। तुम्हें पता है कैसी कौन से स्कूल में पढ़ती थी भाई कि वो हैंक पिम के नोट्स को समझ गई खुद से पढ़ के। वो हैंक पिम जिसके नोट्स और रिसर्च को आज तक कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया, मतलब कुछ भी किया गया है। वैसे एक पॉइंट बचा है जिस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा, उसके बाद हम बाकी क्रिएटर्स की राय जानेंगे। इस बार ना एक चीज देखा गया कि लोग कुछ ज्यादा ही रिटेलिएट कर रहे हैं उन्हें जिन्हें मूवी अच्छी नहीं लगी या एवरेज लगी या डिसअपॉइंटिंग लगी, ये कह के कि तुमने एक्सपेक्टेशन क्यों रखा। और हर बार वो एंड गेम का नाम लेते हैं कि हर मूवी एंड गेम नहीं हो जाएगी। तो देखो गाइस, एंड गेम को कोई पैमाना मान भी नहीं रहा है, बट एटलीस्ट इतनी वीक मूवी भी हमने नहीं मांगी थी। और एक चीज मैं कहूंगा, जो लोग अभी कह रहे हैं कि मैंने एक्सपेक्टेशंस लो रखा, आई एंजॉयड इट, तो भाई फिर आप भी शी हल्क और मिस मार्वल जैसे शो से एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हो? उसमें भी एक्सपेक्टेशन लो रख लेते ना, उसमें भी मजा ही आ जाता। वहां पे क्यों रिटेलिएट कर देते हो? वहां पे क्यों ऑफेंड हो जाते हो? वहां पे तुम्हें क्यों गुस्सा आ जाता है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों बना रहे हो यार? यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेक्टेशन लो हो जा रहा है, वहां पे नहीं हो पाता? बताओ जरा। अगर वहां पे भी एक्सपेक्टेशन लो कर लेते तो मिस मार्वल और शी हल्क भी एंजॉय कर लेते। मैं हमेशा से ब्लंट ऑनेस्ट रहा हूं। मुझे ये मूवी वीक लगी, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ बात रखा है, और मेरे लिए ये मूवी सच में बहुत वीक है। मैं अपने ओपिनियन किसी पे थोप नहीं रहा, मैंने बस अपनी बात रखी है। क्योंकि इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा, इतना मैन पावर, इतने स्टेट ऑफ द आर्ट राइटर्स और क्रू लेकर भी अगर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी कुछ ऐसा बनाएगी तो वो क्रिटिसिज्म का हकदार है। पार्शियलिटी और बाइस्ड ओपिनियन आपको इस चैनल पे नहीं मिलने वाला। तो जो एमसीयू फैंस हर्ट हो जाते हैं ना, माफ कर देना दोस्त। तो आओ गाइज, अब बाकी क्रिएटर्स की भी राय जान लेते हैं कि उन्हें क्वांटुमेनिया कैसी लगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद एंटमैन द वास्प क्वांटुमेनिया। तो ओवरऑल जहाँ ये मूवी एक अच्छी सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी साबित हुई है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे थोड़ी बहुत कमियां तो थी ही। उन थोड़ी बहुत कमियों में से एक था कैरेक्टर्स को पूरी तरह यूटिलाइज ना करना। हमने जेंटोरा को देखा, हमने कॉस को देखा, हमने क्राइलर को देखा, पर हमें यहाँ कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर आर्क नहीं दिखा। दूसरी प्रॉब्लम मैं कहूंगा मोडॉक को लेकर। मोडॉक एक बहुत बड़ा सुपर विलन है, और जहाँ मार्वल के पास पहले सुपर विलन की कमी थी, वहां अभी एक सुपर विलन को ऐसे ही वेस्ट कर देना, वो भी ऐसे मजाक के तौर पे, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कैंग कॉमिक्स में भी डिफीट हुआ है और कई बार शर्मनाक हार उसने झेली है, पर ये जो हार हमने इस मूवी में देखी, ये थोड़ी सी और लेजेंडरी हो सकती थी। कैंग एक मल्टीवर्सल विलन है जिसको हराना इतना आसान नहीं है, तो जहां उसका दहशत इतनी क्लियरली दिखा दिया गया, वहीं उसकी एंडिंग को थोड़ा सा और लेजेंडरी बना दिया जाता तो मूवी आराम से 10/10 हो जाती। इन सबके ऊपर मैं तब भी कहना चाहूंगा कि एंटमैन और वॉस्प जैसे कैरेक्टर के साथ कैंग जैसे विलन को दिखाकर एक अच्छी सी स्टोरी को हमारे सामने लाना, ये सही में काबिल तारीफ है, और इसके लिए कम से कम ये मूवी 50% रेटिंग तो डिजर्व नहीं करती।
तो अगर एंटमैन क्वांटमेनिया के पॉजिटिव से शुरू किया जाए तो मार्वल के फेज 5 को ये काफी अच्छी तरह से सेटअप करती है। स्पेशली कैंग एक काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग विलन है। मुझे पता है कि इस मूवी के एंड में हमने उसका अंत देख लिया, बट आई हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग दैट सेज कि कैंग कहीं नहीं जाने वाला। और अगर मूवी के कॉन्स की बात करनी होगी तो पर्सनली मैं मूवी की राइटिंग के साथ अग्री नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मूवी बहुत सारी चीजों को एम्बिगुअस रखती है, ठीक से एक्सप्लेन नहीं करती है कि मूवी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कैंग का बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया जाता है, उसकी पावर्स क्या है वो हमको एक्सप्लेन नहीं करी जाती है। बहुत सारी चीजें फिलर सी फील होती है, बहुत सारे लोगों के साथ पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट ऑल इन ऑल आई वुड से कि एंटमैन क्वांटमेनिया को कैंग अपने शोल्डर्स पे लिटरली कैरी करके ले जाता है। और ना मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि मार्वल की मूवीज वाइन की तरह एज करती हैं, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2-3 सालों में जब हम इस मूवी को फेज 5 की दूसरी मूवी से कनेक्ट करके देखेंगे तो शायद ये मूवी हमें इतनी बुरी ना लगे। देखो, जब भी आप एक मार्वल फिल्म देखने जाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो फिल्म अच्छी हो और साथ ही उसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स में आपको थोड़ा और मसाला मिल जाए। लेकिन यहाँ एंटमैन मूवी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म की कहानी तो सिंपल एंड प्रेडिक्टेबल थी, खराब नहीं कहेंगे, स्वीट सी थी, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में ही असली मसाला था। यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मार्वल वाले अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को यहाँ ज्यादा सेट कर रहे थे और उनका ध्यान इस फिल्म पे कम था। मोरओवर, जो एक लॉयल मार्वल फैन नहीं है, यानी कि जो बहुत सारी मार्वल सीरीज को फॉलो नहीं करता, कॉमिक्स को फॉलो नहीं करता, उन्हें ये पोस्ट क्रेडिट सीन समझ में भी नहीं आएंगी। सो वी कैन से कि धीरे धीरे मार्वल की अपील नीश होती जा रही है, और जैसे इन्फिनिटी सागा मासेस तक पहुंची थी वैसे ही मल्टीवर्सल सागा मासेस तक नहीं पहुंच रही। दिस इज गोइंग टू बी ए बिग प्रॉब्लम फॉर मार्वल, और मार्वल को आने वाले सालों में इसे फिक्स करना होगा, वरना उनकी जो मास अपील है ना वो खत्म हो जाएगी। क्वांटमेनिया के प्लस पॉइंट क्या है ये तो आपको पता होगी, क्योंकि आपने इस मूवी को देखा है। बट इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है उस पर मैं रोशनी देना चाहूंगा, या फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा कि मुझे उसमें क्या कमी लगी। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि एंटमैन की ये मूवी अच्छी तो है लेकिन थोड़ी डिसअपॉइंटिंग भी है, क्योंकि ये मूवी ऑन पेपर मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन उतने अच्छे से नहीं हुआ है। मे बी इसलिए क्योंकि इस मूवी के राइटर डिफरेंट थे एंटमैन 1 एंड 2 से। एंटमैन 3 के राइटर थे जेफ लवनेस, जो कि रिक एंड मॉर्टी के ऊपर काम करते हैं, जो कि काफी अच्छा शो है। लेकिन वहां वाला प्रॉब्लम यहाँ पर भी दिख जाता है, मतलब कि मेन कैरेक्टर पे फोकस तभी होते हैं जब राइटर को याद आता है कि ये मेन कैरेक्टर है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसके अंदर हमारा जो पीटर पार्कर रहता है, मतलब कि टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर, वो मेन स्पाइडरमैन रहता है, इसलिए कहानी उसी की ओर घूम रही होती है। लेकिन उसके होते हुए भी हमें मूवी के अंदर अमेजिंग स्पाइडरमैन और फिर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक फैन सर्विस थी, जिससे फैन सेटिस्फाइड थे और कहानी से भी सेटिस्फाइड थे, क्योंकि वो मूवी पीटर पे फोकस कर रही थी। वहीं अगर आप क्वांटमेनिया की बात करें तो इसमें आप नोटिस कर सकते हो कि जो थीम है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, जैसे कि एंटमैन 1 में थी। एंटमैन 1 मूवी के अंदर आप ध्यान दोगे तो पेरेंटहुड के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, जहाँ पे स्कॉट एंड केसी, हैंक एंड होप की कनेक्शन को दिखाया गया था। इसके अलावा जो इस मूवी का विलन था डेरेन, उसको हैंक अपने एडॉप्टेड बेटे जैसा मानता है। तो आप वो कॉम्बिनेशन वहां पे देख सकते हो, जो कि एक कांस्टेंट थीम को दर्शाता है, और यही थीम हमें क्वांटमेनिया में मिसिंग सी लगती है। इसके अलावा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे उसके लिए हमारे अंदर कोई भी केयर नहीं जागता है, जिसकी वजह से जो थर्ड पैटर्न सीक्वेंस रहता है जहां पे क्वांटमेनिया के लोग कैंग के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, वो हमें उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता और हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वहां क्या चल रहा है। हमें बस मेन कैरेक्टर से मतलब रहता है। एंड इसीलिए मैंने कहा कि ये मूवी एग्जीक्यूशन में वीक लगती है। मेरे ख्याल से इस मूवी के साथ वही हुआ जो डार्क वर्ल्ड के साथ हुआ था, जहां पे उस वक्त उस मूवी को उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया था, क्योंकि वो मूवी भी इसी तरह पोरली एग्जीक्यूटेड लग रही थी। लेकिन बाद में जब हमें इन्फिनिटी सागा देखने को मिला तो हमें पता चलता है कि उस मूवी के अंदर जो रियलिटी स्टोन दिखाया था, उसके जर्नी को दिखाया था, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था आगे की कहानी के लिए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो हो सकता है कि जब हमें आगे जाके पता चले कि ये क्या इंपॉर्टेंट था, तो ये मूवी कुछ मैटर करने। अब मुझे इसमें कुछ खामियां दिखी है, लेकिन मैं फिर भी इसको रॉटेन टोमेटोज में जो रेटिंग मिली थी क्रिटिक्स की तरफ से, उसके लेवल का नहीं मानता हूँ। उससे तो ये काफी बेहतर थी। आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया इतनी अच्छी थी कि उस मूवी के बाद से अब मैं डीसी को सपोर्ट कर रहा हूं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तकलीफें भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है दीपक एंड आई एम फ्रॉम डीके डायनेमिक यूट्यूब चैनल। यहाँ पर इस मूवी के स्टेक्स वैसे तो बहुत ज्यादा हाई थे, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको फील नहीं होगा कि इतने ज्यादा हाई स्टेक्स के ऊपर यहाँ पर सारे इवेंट्स टेक प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि कैंग पूरे मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए आया है, सिर्फ एंटमैन से लड़ने के लिए नहीं।
और शायद कुछ लोग इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन कैंग के कैरेक्टर के पोटेंशियल को यहाँ पर अच्छे तरीके से यूज नहीं किया गया। जहां पर कैंग स्टार्टिंग के अंदर अपनी उंगलियों के ऊपर बाकी कैरेक्टर्स को नचा रहा था, भाई लास्ट में आते आते उसकी पावर्स कहां गई। और कैंग की बात छोड़ो, एंटमैन के ऊपर आते हैं, भाई बंदे को ब्लास्टर्स दे दो, मतलब अपनी 2 सोलो मूवीज तो उसने निकाल ही दी, उसके अलावा कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम, लेकिन अब भी उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करनी पड़ रही है। मतलब वो इस चीज के ऊपर रिलाई करता है कि उसका साइज एक्स्ट्रा लार्ज हो जाए तभी वो अपने दुश्मन से लड़ पाएगा। इसके अलावा अगर बात करूं इस मूवी की सीजीआई के बारे में, तो हाँ यार सीजीआई काफी इंजॉयबल थी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो। मतलब रियल स्टेक्स जहां पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें नजर आया करती थी किसी समय पर, वो चीज इस मूवी के अंदर मुझे फील नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद एंटमैन एंड द वॉस्प एक एंजॉयबल मूवी है जिसे आपको थिएटर्स के अंदर जरूर देखना चाहिए। तो गाइस ये था हमारा आज का व्हाट वेंट रॉन्ग का एपिसोड एंटमैन एंड दी वॉस्प क्वांटुमेनिया के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके जो भी ओपिनियंस हैं बिंदास बताओ भाई, क्योंकि हम लोग ओपिनियंस रख सकते हैं, मानना ना मानना डिफर करना सबकी अपनी सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव होती है। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।